दोस्तों, गणित के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स और उनकी घात के अनुसार उनके वर्गीकरण यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे। पिछली कक्षा में हम बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। यह उसके कुछ उदाहरण हैं। दिए गए व्यंजकों में x, y और z को चर यानी वेरिएबल कहते हैं। इन चरों के साथ लगी हुई संख्याओं को गुणांक यानी कोएफिशिएंट्स कहते हैं और यह संख्याएं जिनका मान निश्चित है उन्हें हम अचर यानी कांस्टेंट कहते हैं। और अब अगर हम इनके चरों की घातों पर ध्यान दें तो वह धनात्मक, ऋणात्मक तथा भिन्न के रूप में है। और दोस्तों, बहुपद तथा व्यंजक में बस इतना सा फर्क है कि बहुपद में चरों की घात हमेशा पूर्ण संख्याएं ही होती हैं, जबकि व्यंजकों के चरों की घात कोई भी संख्या हो सकती है। हमें यहाँ एक बात पर ध्यान देना है कि सभी बहुपद व्यंजक तो होते हैं, लेकिन सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते। दोस्तों, दिए गए उदाहरण में बहुपद एक ही चर के रूप में है और इस रूप वाले बहुपद को एक चर वाला बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल कहते हैं। क्या बहुपद दो या उससे भी अधिक चर के रूप में हो सकते हैं? जी हाँ, लेकिन उस प्रकार के बहुपदों को हम उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। एक चर वाले बहुपद को सामान्य रूप यानी जनरल फॉर्म में इस प्रकार दर्शाते हैं, जहां x को चर कहते हैं, an, an-1, a1 इत्यादि को गुणांक यानी कोएफिशिएंट कहते हैं तथा a0 को अचर कहते हैं। बहुपदों को हम p of x, q of x या चर के अनुसार p of y, r of y या r of t, q of t से दर्शाते हैं। बहुपद में उपस्थित पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स के अनुसार बहुपद भी अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि एक पदी यानी मोनोमियल, द्विपद यानी बाइनोमियल, त्रिपद यानी ट्राइनोमियल इत्यादि। उसी प्रकार बहुपदों को उनके चरों की उच्चतम घात के अनुसार भी वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि चर की उच्चतम घात एक होने वाले बहुपद को रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल, उच्चतम घात दो होने पर द्विघाती बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और तीन होने पर त्रिघाती बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। दोस्तों, अगर आप इन बहुपद के सामान्य रूप को देखेंगे तो यहाँ कहा गया है कि a शून्य नहीं होना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? अगर a शून्य हुआ तो बहुपद की उच्चतम घात एक से कम हो जाती है। जैसे कि अगर हम त्रिघाती बहुपद के सामान्य रूप में a की जगह शून्य रखें तो उसकी घात एक से घटकर हो जाएगी द्विघाती बहुपद। उसी तरह द्विघाती हो जाएगा रैखिक और रैखिक हो जाएगा अचर बहुपद। मान लीजिए कि एक व्यंजक जिसकी घात शून्य है, जैसे कि 5 गुणे x घाते शून्य, तो क्या यह बहुपद होगा? ऐसी असमंजस की स्थिति में हमें हमेशा परिभाषा पर ध्यान देना चाहिए, जो कहती है कि किसी भी व्यंजक की घात अगर पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद होता है और शून्य एक पूर्ण संख्या है, यानी यह एक बहुपद है। वैसे 5 गुणे x घाते शून्य में x घाते शून्य का मान 1 होता है, यानी 5 गुणे x घाते शून्य होता है 5। इसका मतलब किसी भी संख्या को शून्य घात वाले बहुपद के रूप में लिखा जा सकता है, यानी अचर या संख्या को भी बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो क्या शून्य, जो कि एक संख्या है, क्या यह भी बहुपद है? शून्य को हम शून्य गुणे x घाते शून्य या शून्य गुणे x घाते 3 या चर की किसी भी घात के रूप में दर्शा सकते हैं। इसलिए शून्य को हम शून्य बहुपद यानी जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसकी घात परिभाषित नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। तो आज हमने क्या सीखा? अब मिलते हैं अगले वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने बहुपदों को पहचानना सीखा और पदों की संख्या तथा चर की उच्चतम घात के अनुसार उनके वर्गीकरण पर भी चर्चा की। आज हम उसी विषय पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और बहुपद पर अपनी पकड़ और बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इन व्यंजकों में से कौन सा व्यंजक बहुपद है तथा उस बहुपद के पदों के अनुसार
और घातों के अनुसार प्रकार बताइए। प्रश्नों का जवाब देने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। सबसे पहले विकल्प x घाते 3 धन 3 करनी में 5 में व्यंजक एक ही चर में है x, जिसकी उच्चतम घात है 3 और केवल 2 पद हैं। एक है x घाते 3 और दूसरा 3 करनी में 5, यानी कुल मिलाकर यह एक चर वाला त्रिघाती द्विपद है। क्यूबिक बाइनोमियल इन वन वेरिएबल। दूसरे विकल्प ऋण 3 t का वर्ग धन 2 करनी में t ऋण 1/4 में व्यंजक एक ही चर के रूप में है t, जिसकी उच्चतम घात 2 है। लेकिन अगर दूसरे पद पर ध्यान दें तो वह है करनी में t, जिसकी घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पर t की घात 1/2 है, यानी यह व्यंजक बहुपद नहीं है। तीसरा विकल्प एकदम सरल है। यह एक शून्य घात वाला अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। चलिए अब एक और प्रश्न हल करते हैं। अब आपको दिए गए बहुपदों में x स्क्वायर के गुणांक लिखने हैं। इस प्रकार के प्रश्न काफी आसान होते हैं। हमें बस x स्क्वायर पर ध्यान देना है और उसके गुणांक को लिखना है। पहले विकल्प में करनी में 2x का वर्ग ऋण 3x धन 9 में x स्क्वायर का गुणांक क्या है? हम सीधे सीधे करनी में 2 ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला विकल्प लेते हैं। x धन 2x घाते 3 ऋण 5/4। यहाँ पर तो x स्क्वायर है ही नहीं, तो उसका गुणांक कैसे लिखें? इस व्यंजक को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 0 होने की वजह से यह पूरा पद 0 हो गया, यानी जब व्यंजक या बहुपद में x स्क्वायर वाला पद नहीं है तो उसका गुणांक 0 होगा। अगला विकल्प है x का वर्ग ऋण 7। क्या यहाँ भी उत्तर 0 होगा? नहीं। यदि x घाते 2 के साथ कोई गुणांक नहीं है तो हम 1 लिखते हैं, क्योंकि किसी भी पद का 1 से गुणा करने पर फिर वही पद प्राप्त होता है। उसी प्रकार यहाँ भी x घाते 2 का 1 से गुणा होकर x घाते 2 मिला है, यानी x घाते 2 का गुणांक है 1। आइए अपने अगले प्रश्न में। अब हम एक ऐसे त्रिपद का उदाहरण लिखेंगे जिसके चर की उच्चतम घात 15 हो। इसका जवाब कुछ इस प्रकार हो सकता है। x घाते 15 धन x घाते कोई भी पूर्ण संख्या 0 के अलावा और 15 से कम धन कोई भी संख्या 0 के अलावा। यहां पर आप x घाते 15 का गुणांक भी लिख सकते हैं, जो 0 के अलावा कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, जाते जाते यह रहा एक प्रश्न जिसे आप खुद हल करें। एक ऐसे द्विपद का उदाहरण लिखिए जिसके चर की उच्चतम घात 145 हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बहुपद को पहचानना सीखा तथा उनकी घातों पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करना सीखा। अगले वीडियो में इसी प्रकार के कुछ और तत्वों पर नजर डालेंगे। समय लिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दिए गए व्यंजकों में से कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है? आप उत्तर सोचने के लिए वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। तो चलिए अब उत्तर देखते हैं। सबसे पहले विकल्प में 2 गुणे x का वर्ग ऋण करनी में 3x ऋण 1/2। यहाँ दूसरे पद में 3 के साथ x भी करनी में है, जिससे x की घात हो जाती है 1/2, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है। दूसरे विकल्प में y घाते 6/2 ऋण 3 गुणे y घाते 2 ऋण 5। इसमें पहले पद की घात है 6/2, जो एक भिन्न है, लेकिन अगर इसे सरल करेंगे तो मिलेगा 3, जो कि एक पूर्ण संख्या है। साथ ही बाकी सभी पदों की घात भी पूर्ण संख्याएं ही हैं, इसलिए यह भी एक बहुपद है। अब बचा है तीसरा विकल्प, y का वर्ग ऋण 1 बटे y धन 1, जहां y ऋण 1 नहीं है। दोस्तों, यहाँ हर में y धन 1 देखकर सीधे न कह दें कि यह बहुपद नहीं है। इसे थोड़ा सरल करने की कोशिश करें।
जैसे कि अंश को हम बीजीय सर्वसमीका a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a धन b गुणे a ऋण b का इस्तेमाल करके y धन 1 गुणे y ऋण 1 लिख सकते हैं और फिर अंश तथा हर से y धन a काटकर y ऋण a मिलेगा, यानी यह एक रैखिक बहुपद है। दोस्तों, किसी भी बहुपद को पहचानने के लिए हमें केवल चर की घात पर ही ध्यान देना चाहिए। चलिए अब लेते हैं अगला प्रश्न। दिए गए बहुपदों की घात बताइए। सबसे पहला विकल्प देखने में थोड़ा दुविधापूर्ण लग रहा है। कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि यह रैखिक बहुपद है, परंतु दोस्तों ऐसी स्थिति में हमेशा सरल करना चाहिए। 2x ऋण 1 गुणे x ऋण 2 को सरल करेंगे तो मिलेगा 2x का वर्ग ऋण 4x ऋण x धन 2, जो होगा 2x का वर्ग ऋण 5x धन 2। और अब हम कह सकते हैं कि यह एक द्विघाती बहुपद है। दूसरे विकल्प को देखें तो सबसे पहले पद के चर की घात है 4, लेकिन यह सबसे बड़ी नहीं है। इसी बहुपद में पांचवा पद है x घाते 5, जहां x की घात 5 है, इसलिए यह एक 5 घात वाला बहुपद है। इस तरह के बहुपद को घातों के अनुसार घटते क्रम में लिखना उचित होगा। तीसरा विकल्प बाकी दोनों से काफी अलग है। सबसे पहले, क्या यह बहुपद है? जी हाँ, यह एक 2 चर वाला बहुपद है जहां चर x और y है। हमें बस उच्चतम घात पर ध्यान देना है। यहाँ तीसरे पद के चर की घात है 6, यानी यह एक 6 घात वाला बहुपद है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम सीखेंगे बहुपद के शून्य के जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए एक अनोखी घटना से शुरू करते हैं। यह कहानी है एक कुएं की जो एक बहुपद के अनुसार काम करता था, यानी उसमें पैसे डालने पर वो बहुपद के अनुसार पैसे वापस भेजता था, जिसका फायदा कई लोगों ने उठाया। एक बार राहुल भी उस कुएं के पास गया और उसने कुएं में सबसे पहले 1 रुपए डाले तो उसे 12 रुपए मिले। फिर उसने 2 रुपए डाले तो उसे 9 रुपए मिले। फिर उसने 5 रुपए डाले, लेकिन अब की बार उसे कुछ नहीं मिला, और अगर गणित की भाषा में कहें तो उसे मिला 0। दोस्तों, राहुल ने कुएं पर लिखे इस बोर्ड को पढ़ा तो था, लेकिन ध्यान नहीं दिया। क्या आप लोगों ने इस बोर्ड पर ध्यान दिया? चलिए इस कहानी में अब गणित ढूंढते हैं। इस बोर्ड पर एक रैखिक बहुपद लिखा हुआ है और राहुल को पैसे भी इस रैखिक बहुपद के अनुसार ही मिले। चलिए देखते हैं कैसे। अगर बहुपद को कुछ इस प्रकार लिखा जाए, p ऑफ x बराबर 15 ऋण 3x, तो जब राहुल ने 1 रुपए डाले तो इस बहुपद के अनुसार चर x की जगह 1 रखा गया और उससे मिले 12 रुपए। इसी प्रकार 2 रुपए डालने पर 9 और 5 रुपए डालने पर 0 रुपए मिले। हर एक संख्या के लिए बहुपद अलग अलग मान देगा। दोस्तों, एक ऐसी भी संख्या होगी जिससे पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा। जैसे हमने देखा कि जब राहुल ने 5 रुपए डाले तो उसे 1 भी रुपया नहीं मिला। इसलिए हम ऐसी संख्याओं को बहुपद का शून्यक यानी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। सामान्य रूप में कहें तो बहुपद p ऑफ x का शून्यक a वह संख्या है जिससे p ऑफ a 0 होता है, और यही हमारा आज का विषय है। तो चलिए कुछ बहुपद लेते हैं और उनके शून्यक प्राप्त करते हैं। पहले बहुपद में अलग अलग संख्याएं रखते हैं। 1 डालने पर मिलता है 9, 2 डालने पर 12। संख्या बढ़ाने पर बहुपद का मान भी बढ़ रहा है, तो चलिए 1 से छोटी संख्या डालते हैं। ऋण 1 रखने पर 3 मिल रहा है, यानी मान कम हो रहा है। अब रखते हैं ऋण 2। यह मान डालने पर हमें मिलता है 0, यानी ऋण 2 बहुपद 3x धन 6 का शून्यक है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। दोस्तों, क्या आप x के लिए कोई और संख्या सोच सकते हैं जिससे इस बहुपद का मान 0 हो? इसी प्रकार दूसरे बहुपद में x का मान 0 और 2 रखने पर बहुपद का मान 0 हो रहा है, यानी इस बहुपद के 2 शून्यक हैं, एक है 0 और दूसरा है 2।
क्या आप इन दोनों संख्याओं के अलावा कोई और संख्या बता सकते हैं जिससे इस द्विघाती बहुपद का मान शून्य हो? दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि बहुपदों के शून्यकों की संख्या बहुपद के चर की उच्चतम घात से अधिक नहीं होती है। लेकिन क्या हम इसी तरह बहुपद में अलग अलग मान रखकर शून्य ज्ञात करते रहेंगे? इस चीज में काफी समय लग सकता है, इसीलिए इसका भी हल निकाला गया है। यदि बहुपद को शून्य के बराबर करके हल किया जाए तो हमें सीधे बहुपद का शून्यक प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं कैसे। पहले बहुपद को शून्य के बराबर करके हल करने पर मिलेगा x बराबर -2। इसी प्रकार दूसरे बहुपद को हल करने पर मिलेगा x बराबर 0 या x बराबर 2। किसी बहुपद का शून्यक शून्य भी हो सकता है, लेकिन हमेशा शून्य ही होना जरूरी नहीं है। और अब आखिरी कुछ बिंदु जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुपद को शून्य से बराबर करने पर वह समीकरण बन जाता है, जैसे कि 2 गुणे x का वर्ग ऋण 4x एक बहुपद है और 2 गुणे x का वर्ग ऋण 4x बराबर 0, जिसे हल करने पर हमें समीकरण का मूल यानी रूट्स प्राप्त होता है। यहाँ 0 और 2 हुए समीकरण के मूल, और संख्याएं जो बहुपद का मान 0 कर देती हैं उसे शून्यक यानी जीरोस कहते हैं। संख्याएं वही होती हैं, बस बहुपद और समीकरण के अनुसार उनके नाम बदल जाते हैं। दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही। जाने से पहले देखते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या सीखा। पिछले वीडियो में हमने बहुपद के शून्यक के बारे में अध्ययन किया। आज हम उसी विषय पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुपद p ऑफ y बराबर y का वर्ग ऋण 2y धन 3 के लिए p ऑफ ऋण 3 और p ऑफ 10 का मान ज्ञात कीजिए। यह काफी आसान प्रश्न है। पहले हल करते हैं p ऑफ ऋण 3 के लिए। मेरे साथ आप भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो यहाँ हमें p ऑफ ऋण 3 का मान मिलेगा ऋण 3 का वर्ग ऋण 2 गुणे ऋण 3 धन 3, यानी 9 धन 6 धन 3, जो होगा 18। अब हल करते हैं p ऑफ 10 के लिए। तो हमें p ऑफ 10 मिला 83। मुझे आशा है कि आपको भी यही उत्तर मिला होगा। चलिए अब लेते हैं अगला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प बहुपद x घाते 2 ऋण 5x धन 6 का शून्यक है? वैसे यह काफी आसान प्रश्न है। x के दिए गए सभी मानों को एक एक करके बहुपद में रखकर जांचना होगा कि x के किस मान पर बहुपद शून्य होगा। लेकिन हल करने से पहले आप यह ध्यान में रखें कि चूंकि बहुपद की उच्चतम घात 2 है, इसलिए इस बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। सबसे पहले विकल्प x बराबर 2 से बहुपद का मान होता है 0, यानी संख्या 2 इस बहुपद का शून्यक है। इसी प्रकार x बराबर ऋण 2 से बहुपद का मान होता है 20, यानी ऋण 2 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। और आखिर में x बराबर 3 से भी बहुपद का मान होता है 0, यानी 3 इस बहुपद का शून्यक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए गए बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक प्राप्त करने के लिए हम बहुपद को 0 से बराबर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बहुपद के शून्यक निकालते हैं। इस बहुपद का शून्यक है करनी में 2। अब लेते हैं अगला बहुपद। p ऑफ t बराबर 3t ऋण 1 गुणे 2t ऋण 3। दोस्तों, यहाँ पर 3t ऋण 1 गुणे 2t ऋण 3 बराबर 0 का अर्थ है 3t ऋण 1 का 2t ऋण 3 से गुणा होकर 0 मिल रहा है। और ऐसा तभी संभव है जब इन दोनों में से कोई एक पद 0 हो, अर्थात 3t ऋण 1 बराबर 0 या 2t ऋण 3 बराबर 0।
यानी या तो t होगा 1/3 या t होगा 3/2। अब बढ़ते हैं अगले बहुपद की ओर। p ऑफ x बराबर ax ऋण 3 करनी में a, जहां a शून्य नहीं है। इसे हल करने पर मिलेगा 3/करनी में a। इस बहुपद का शून्यक है 3/करनी में a। इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए देखते हैं कि इस वीडियो से हमने क्या सीखा। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बहुपद के शून्यकों से संबंधित कुछ चीजों पर प्रकाश डालेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुपदों के शून्यकों की संख्या बहुपदों के चर की उच्चतम घात से आंकते हैं। तो चलिए उसी से संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। दिए गए बहुपदों के शून्यकों की संख्या बताइए। आप वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर सोच सकते हैं। चलिए पहले विकल्प से शुरू करते हैं। x घाते 3 ऋण 6 x घाते 2 धन 11x ऋण 6 का सरल रूप x ऋण 1 गुणे x ऋण 2 गुणे x ऋण 3 रैखिक बहुपद के गुणनखंड के रूप में दिया हुआ है। हम शून्यकों की संख्या का अंदाजा चर की उच्चतम घात से लगाते हैं। जैसे कि इस बहुपद के चर की उच्चतम घात 3 है, तो इसके कम से कम 1 और अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। अगर आप x ऋण 1 गुणे x ऋण 2 गुणे x ऋण 3 इस रूप को शून्य से बराबर करेंगे तो पाएंगे x बराबर 1 या x बराबर 2 या x बराबर 3। यानी पहले बहुपद के 3 वास्तविक शून्यक हैं। वास्तविक इसलिए क्योंकि 1, 2 और 3 ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। और अगर दूसरे विकल्प के बहुपद को शून्य से बराबर करें तो मिलता है x घाते 3 ऋण 8 बराबर 0, यानी x घाते 3 बराबर 8, जो देगा x बराबर 2। इस बहुपद का केवल एक शून्यक है। लेकिन दोस्तों आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि x बराबर 2 समीकरण x घाते 3 ऋण 8 बराबर 0 का मूल है, जो 3 बार दोहराया जा रहा है। और तब आप कह सकते हैं कि बहुपदों के शून्यकों की संख्या बहुपद के चर की उच्चतम घात के बराबर होती है। यह दोनों ही कथन अपने आप में सही है। चलिए अब लेते हैं अंतिम विकल्प ऋण 11/25। क्या यह बहुपद है? यह एक अचर बहुपद है, जिसे इस तरह भी लिख सकते हैं, जहां चर की उच्चतम घात 0 है। अब अगर घात 0 है तो शून्यक कितने होंगे? वह भी 0 ही होंगे। या कह सकते हैं कि अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही एक ऐसा बहुपद है जिसके शून्यक नहीं होते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। पॉलिनोमियल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम बहुपद की विभाजन विधि और शेषफल प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों शेषफल शब्द आप पहले भी सुन चुके हैं। क्या आपको इस शब्द से कुछ याद आया? एक सामान्य रूप में जब हम किसी संख्या का विभाजन करते हैं तब हमें शेषफल मिलता है, और वह शेषफल कभी 0 होता है तो कभी कोई संख्या। जैसे कि अगर हम 8 को 4 से भाग दें तो हमें शेषफल 0 मिलता है। वहीं अगर 10 को 4 से भाग दें तो शेषफल 2 मिलता है। इस प्रक्रिया को हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं। 8 बराबर 4 गुणे 2 धन 0 और 10 बराबर 4 गुणे 2 धन 2। और कह सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी तरह विभाजित करती है तो उसे उस संख्या का गुणनखंड यानी फैक्टर कहते हैं। जैसे कि यहाँ 4 8 का गुणनखंड है। हम बहुपदों के साथ भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों पहले हम देखते हैं कि किसी बहुपद को एक रैखिक बहुपद से कैसे विभाजित किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुपद 3 गुणे x का वर्ग ऋण 7 ऋण 5x को x धन 1 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले बहुपद को अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, यानी चर की उच्चतम घात से शुरू करते हुए अचर तक। अब इसे भाग विधि से हल करना शुरू करेंगे। दूसरे चरण में हम केवल भाजक के पहले पद और भाज्य के पहले पद पर ध्यान देंगे। यहाँ भाज्य का पहला पद है 3 गुणे x का वर्ग और भाजक का पहला पद है x। अब 3 गुणे x का वर्ग को x से भाग देंगे तो मिलेगा 3x।
बस यही चीज हमें हर बार ध्यान देनी होगी। अब भागफल की जगह रखेंगे 3x और 3x का गुणा भाजक के सभी पदों के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा धन 3x का वर्ग धन 3x, जिसे यहां लिखकर घटाएंगे जैसा हम संख्याओं के साथ करते हैं, और घटाने पर पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। यहां हमें मिलेगा ऋण 8x। अब बचे हुए पदों को नीचे ले लेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम संख्याएं लेते हैं। अब दोस्तों बताइए क्या करना है। अब हम ध्यान देंगे x और ऋण 8x की ओर। दोस्तों हम कभी कभी चिन्ह पर ध्यान नहीं देते हैं, कृपया चिन्ह से ध्यान न हटाएं। अब देखते हैं कि ऋण 8x को x से भाग देने पर क्या मिलता है। वह संख्या है ऋण 8। तो चलिए भागफल की जगह लिखते हैं ऋण 8 और इसका गुणा भाजक के सभी पदों से करेंगे तो हमें मिलेगा ऋण 8x ऋण 8, जिसे घटाने पर मिलेगा शेषफल 1। और अब हम इसे इस प्रकार लिखेंगे 3x का वर्ग ऋण 5x ऋण 7 बराबर x धन 1 गुणे 3x ऋण 8 धन 1। दोस्तों विभाजन तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक हमें बचे हुए पद यानी शेषफल के चर की उच्चतम घात भाजक से कम नहीं मिलती। यानी अगर हम रैखिक बहुपद से भाग दे रहे हैं तो शेषफल अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल मिलना चाहिए, या कह लें कोई संख्या या शून्य। अब हम एक काम करते हैं, इस बहुपद में p ऑफ ऋण 1 का मान निकालते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। हमें मिला 1, जो है शेषफल जो हमें भाग विधि से मिला था। और कहां से मिला ऋण 1 जो हमने बहुपद में रखा? वह मिला भाजक से, और यही है शेषफल प्रमेय। तो दोस्तों मान लीजिए p ऑफ x 1 या 1 से अधिक घात वाला एक बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या। यदि p ऑफ x को रैखिक बहुपद x ऋण a से भाग दिया जाए तो शेषफल p ऑफ a होता है। अगर हम इससे अपने उदाहरण से तुलना करें तो रैखिक बहुपद x ऋण 1 जिससे हमने अपने बहुपद p ऑफ x को विभाजित किया और शेषफल मिला p ऑफ ऋण 1 बराबर 1। और अगर शेषफल शून्य मिलता है तब p ऑफ a होता है 0, और इस स्थिति में a बहुपद का शून्यक होता है। इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। बहुपद x का वर्ग ऋण 3x धन 2 को x ऋण 2 से भाग दे तो शेषफल मिलता है 0। अब भाजक को 0 से बराबर करने पर मिलता है 2 और p ऑफ 2 मिलेगा 0, यानी 2 इस बहुपद का शून्यक है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस सत्र में हमने बहुपद की विभाजन विधि और शेषफल प्रमेय के बारे में सीखा। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम इसी विषय पर आधारित कुछ प्रश्नों को। इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भाग विधि और शेषफल प्रमेय के बारे में अध्ययन किया। आज हम शेषफल प्रमेय से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। बहुपद 8x घाते 3 धन 2x का वर्ग ऋण 5x ऋण 7 को एक घातीय बहुपद 2x ऋण पाई से भाग देकर शेषफल ज्ञात कीजिए। हमें सबसे पहले यह देखना है कि दिया गया बहुपद अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। जी हाँ, यह बहुपद अवरोही क्रम में है। अब इसे भाग के रूप में लिख लेंगे। लिखते समय ध्यान पूर्वक रैखिक बहुपद को भाजक यानी डिवाइजर और अधिक घात वाले बहुपद को भाज्य यानी डिविडेंड के स्थान पर ही लिखें। दोस्तों पाए देखकर घबराएं नहीं, हमें बस पिछले वीडियो में दिखाए गए चरणों का पालन करना है। अब भाग देना शुरू करेंगे। हमारा पूरा ध्यान होगा दोनों बहुपदों के पहले पद पर। 8x घाते 3 को 2x से भाग देंगे, हमें मिलेगा 4x का वर्ग, जिसे अब हम लिखेंगे भागफल यानी कोशेंट के स्थान पर। और अब इसे रैखिक बहुपद से गुणा करके भाज्य से घटाएंगे। घटने पर 8x घाते 3 ऋण 8x घाते 3 हो जाएगा 0 और 2x का वर्ग धन 4 पाई x का वर्ग जुड़कर हो जाएंगे 2x का वर्ग धन 4 पाई x का वर्ग, जिसे हम 2x का वर्ग कॉमन लेकर ऐसे भी लिख सकते हैं
कोष्टक में 1 धन 2 पाई गुणे 2x का वर्ग। इसके साथ ही भाज्य के बाकी पदों को उनके चिन्ह के साथ नीचे ले लेंगे। अब पुनः 1 धन 2 पाई गुणे 2x का वर्ग को 2x से भाग दीजिए। देखिए कितना मिलता है। हमें मिलेगा 1 धन 2 पाई गुणे x, जिसे हम भागफल की जगह लिखेंगे और भाजक से गुणा करेंगे। तो जब 1 धन 2 पाई गुणे x का 2x से गुणा होगा तो हमें मिलेगा 1 धन 2 पाई 2x का वर्ग, और 1 धन 2 पाई गुणे x का ऋण पाई से गुणा होने पर मिलेगा ऋण कोष्टक में पाई धन 2 पाई का वर्ग गुणे x। दोस्तों, घटाते समय पहला पद तो घटकर 0 होगा, लेकिन दूसरे पद के सरलीकरण के लिए थोड़ा समय देना होगा। ऋण 5x और कोष्टक में पाई धन 2 पाई का वर्ग गुणे x में x कॉमन लेंगे, बाकी सभी चीजें कोष्टक में लिखेंगे, जो होगा पाई धन 2 पाई का वर्ग ऋण 5 गुणे x। साथ में बचा है ऋण 7, उसे भी हम नीचे उतार लेंगे। यही प्रक्रिया तब तक दोहराएंगे जब तक हमें शेषफल अचर या शून्य नहीं मिलता। पाई धन 2 पाई का वर्ग ऋण 5 गुणे x को 2x से भाग दीजिए। मिलेगा पाई धन 2 पाई का वर्ग ऋण 5 बटे 2। इसे हम भागफल में लिख लेंगे और रैखिक बहुपद से गुणा करके घटाएंगे। गुणा करते ही पहला पद मिल जाएगा, क्योंकि उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यह सब किया है। और ऋण पाई से गुणा करने पर मिलेगा ऋण कोष्टक में पाई का वर्ग धन 2 पाई घाते 3 ऋण 5 पाई बटे 2। घटाने पर चिन्ह बदलेगा और शेषफल के रूप में ऋण 7 पाई का वर्ग धन 2 पाई घाते 3 ऋण 5 पाई बटे 2 मिलकर बनेगा पाई का वर्ग धन 2 पाई घाते 3 ऋण 5 पाई बटे 2 ऋण 7। दोस्तों, मिले हुए शेषफल में x उपस्थित नहीं है, यानी यह पूरा पद अचर है, और इसके साथ हम भाग समाप्त करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि यह शेषफल है। यह है इसका उत्तर भाग विधि से। चलिए उत्तर शेषफल प्रमेय से देख लेते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए p ऑफ x एक या एक से अधिक घात वाला एक बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या। यदि p ऑफ x को रैखिक बहुपद x ऋण a से भाग दिया जाए तो शेषफल p ऑफ a होता है। अगर हम इससे अपने उदाहरण से तुलना करें तो रैखिक बहुपद x ऋण पाई बटे 2, जिससे हमने अपने बहुपद p ऑफ x को विभाजित किया और शेषफल मिला p ऑफ पाई बटे 2 बराबर पाई का वर्ग धन 2 पाई का घन ऋण 5 पाई बटे 2 ऋण 7। अब लेते हैं दूसरा प्रश्न। बताइए कि क्या दिया गया रैखिक बहुपद x ऋण 1 बटे 3 इस बहुपद का गुणनखंड है। यहाँ आप क्या करेंगे? बहुपद के पूर्णतः विभाजन से जब शेषफल 0 मिले तब उस भाजक को हम बहुपद का गुणनखंड कहते हैं, यानी फैक्टर। क्या हम बिना भाग विधि से हल किए पता कर सकते हैं कि शेषफल कितना है? जी हाँ, रैखिक बहुपद को 0 से बराबर करके x के मिले हुए मान को इस बहुपद में रखकर भी शेषफल पता कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। x ऋण 1 बटे 3 बराबर 0, तो हमें मिलेगा इस समीकरण का मूल x बराबर 1 बटे 3। और अब p ऑफ 1 बटे 3 निकालेंगे। हमें p ऑफ 1 बटे 3 मिला 0। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब x ऋण 1 बटे 3 इस बहुपद का गुणनखंड यानी फैक्टर है। और दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज हमने शेषफल प्रमेय से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और दिलचस्प प्रश्नों के साथ। आज हम शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम से संबंधित कुछ विषयों पर प्रकाश डालेंगे। हम भाग विधि द्वारा बहुपद का विभाजन अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो चलिए उसी से संबंधित एक प्रश्न हल करते हैं। बहुपद x घाते 3 ऋण 2 को एक रैखिक बहुपद x ऋण 1 से भाग दें। बताइए हम सबसे पहले क्या करते हैं? बहुपद को अवरोही क्रम में लिखते हैं। क्या यहाँ बहुपद अवरोही क्रम में है? जी हाँ, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो वहां x का वर्ग और x वाला पद नहीं है।
ऐसी स्थिति में हम उन पदों को शून्य के साथ इस प्रकार लिख सकते हैं और अब इसे हल करना आसान होगा। इस प्रश्न को कुछ हद तक हल किया गया है, बाकी के रिक्त स्थानों की पूर्ति आप कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर पाए होंगे। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बहुपद से संबंधित गुणनखंड प्रमेय यानी फैक्टर थ्योरम और मध्य पद को विभक्त करने की विधि यानी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के बारे में सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने शेषफल प्रमेय के बारे में अध्ययन किया था, जो कहता है कि जब एक से अधिक घात वाले बहुपद p ऑफ x को एक रैखिक बहुपद x ऋण a से भाग दिया जाता है, तब p ऑफ a हमें शेषफल देता है। और इसी प्रमेय को एक कदम और आगे ले जाएं तो गुणनखंड प्रमेय कहता है कि यदि p ऑफ a शेषफल शून्य देता है, मतलब अगर x ऋण a p ऑफ x को पूर्णतः विभाजित करता है, तो x ऋण a p ऑफ x का गुणनखंड है, और अगर x ऋण a p ऑफ x का गुणनखंड है तो p ऑफ a शून्य होगा। इसी प्रमेय से संबंधित एक उदाहरण देख लेते हैं। जांचिए कि x धन 3 बहुपद 2x का वर्ग धन 7x धन 3 का गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड प्रमेय के अनुसार यदि x धन 3 इस बहुपद 2x का वर्ग धन 7x धन 3 का गुणनखंड है, तो p ऑफ ऋण 3, जहां ऋण 3 हमें x धन 3 बराबर शून्य करके प्राप्त हुआ है, वह होना चाहिए शून्य। यानी अगर बहुपद को हम इस प्रकार लिखें तो हमें जांचना है कि p ऑफ ऋण 3 शून्य है या नहीं। तो चलिए जांच लेते हैं। अब हम कह सकते हैं कि x धन 3 गुणनखंड प्रमेय के अनुसार इस बहुपद का गुणनखंड है। दोस्तों, क्या इस बहुपद के और भी गुणनखंड हो सकते हैं? जी हाँ। किसी भी बहुपद के गुणनखंडों की संख्या बहुपद के चर की उच्चतम घात पर निर्भर करती है। जैसे कि द्विघाती बहुपद के 2 रैखिक गुणनखंड होंगे, त्रिघाती बहुपद के 3 इत्यादि। तो अब हम चर्चा करेंगे कि एक बहुपद के सभी गुणनखंड कैसे प्राप्त करते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 विधियां हैं। एक है गुणनखंड प्रमेय यानी फैक्टर थ्योरम, और दूसरी है मध्य पद को विभक्त करने की विधि यानी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मान लीजिए कि हमें एक द्विघाती बहुपद 2x का वर्ग धन 7x धन 3 दिया हुआ है, जिसका हम गुणनखंड विधि और मध्य पद को विभक्त करने की विधि से गुणनखंड प्राप्त करेंगे। सबसे पहले लेते हैं गुणनखंड विधि। बहुपद है 2x का वर्ग धन 7x धन 3। इस विधि से हल करने के लिए x घाते 2 का गुणक 1 करेंगे, तो हम इसमें से 2 कॉमन लेकर इस प्रकार लिख सकते हैं। 2 ब्रैकेट में x का वर्ग धन 7/2x धन 3/2। अब अगर हम x का वर्ग धन 7/2x धन 3/2 को p ऑफ x के बराबर लिखें, तो यह हो जाएगा 2 गुणे p ऑफ x। और मान लीजिए कि अगर a और b इसके 2 शून्यक हैं, तो इस बहुपद को गुणनखंड के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 गुणे p ऑफ x बराबर 2 गुणे x ऋण a गुणे x ऋण b। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अचर पद होगा ab, यानी इस बहुपद के लिए ab 3/2 है। तो हम 2 संख्याएं a और b ऐसी ढूंढेंगे जिसका गुणनफल 3/2 है। सबसे पहले धन ऋण 1 और खुद वही संख्या धन ऋण 3/2 वह गुणनखंड है। साथ ही 3/2 को 3 गुणे 1/2 लिख सकते हैं, यानी धन ऋण 3 और धन ऋण 1/2 भी गुणनखंड होंगे। इस प्रकार a और b के कुछ संभव मान यह हो सकते हैं: धन ऋण 1, धन ऋण 1/2, धन ऋण 3 और धन ऋण 3/2। अब हम बहुपद में यह सभी मान रखकर देखेंगे कि किस मान पर बहुपद शून्य होगा। P ऑफ ऋण 1/2 होगा 0 और P ऑफ ऋण 3 होगा 0। हमें A और B के मान मिले। अब इन्हें हम बहुपद के गुणनखंड के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं:
x धन 1/2 और x धन 3। और आखिर में हमें इस बहुपद के 2 गुणनखंड मिले, क्योंकि यह एक द्विघाती बहुपद है। अब इसी बहुपद को मध्य पद को विभक्त करने की विधि से हल करते हैं और देखते हैं कि यही गुणनखंड मिलते हैं या नहीं। दोस्तों, यह विधि हम अपनी पिछली कक्षा में द्विघात समीकरण के संदर्भ में सीख चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ हम x घाते 2 के गुणक 2 और अचर 3 का गुणा करके 6 प्राप्त करेंगे और फिर 2 ऐसी संख्याएं ढूंढेंगे जिसका गुणनफल 6 और योगफल मध्य पद का गुणक यानी 7। वह 2 संख्याएं हैं 6 और 1, जिनका आपस में गुणनफल 6 होता है और योगफल 7। अब हम मध्य पद को विभक्त करके इस प्रकार लिखेंगे। तो यहां हम देख सकते हैं कि दोनों ही परिस्थिति में हमें वही गुणनखंड मिले। आप दोनों गुणनखंडों से x के मान निकालकर जांच सकते हैं कि बहुपद शून्य हो रहा है या नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा? गुणनखंड प्रमेय और मध्य पद को विभक्त करने की विधि। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम इसी विषय पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम गुणनखंड प्रमेय यानी फैक्टर थ्योरम और मध्य पद को विभक्त करने की विधि यानी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का उपयोग करके बहुपदों के गुणनखंड प्राप्त करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। जांचिए कि x ऋण 2 दिए गए बहुपदों का गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड प्रमेय के अनुसार x ऋण 2 इन दोनों बहुपदों का गुणनखंड है। तो p ऑफ 2 जहां 2 हमें x ऋण 2 बराबर 0 करके प्राप्त हुआ है, वह होना चाहिए 0। यानी अगर इन दोनों बहुपदों को हम इस प्रकार लिखें तो हमें जांचना है कि p ऑफ 2 और q ऑफ 2 0 है या नहीं। तो चलिए जांच लेते हैं। दोनों बहुपदों में x की जगह 2 रखना होगा और अब हमें मिला p ऑफ 2 बराबर 0 और q ऑफ 2 बराबर 12। अब हम कह सकते हैं कि x ऋण 2 गुणनखंड प्रमेय के अनुसार पहले बहुपद का गुणनखंड है, लेकिन दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए गए बहुपद के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दोस्तों, बताइए यहाँ आप किस विधि का इस्तेमाल करेंगे? क्या हम मध्य पद को विभक्त करने की विधि से शुरू कर सकते हैं? दोस्तों, यह एक त्रिघाती बहुपद है और मध्य पद को विभक्त करने की विधि हम द्विघाती बहुपद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम इस बहुपद को गुणनखंड विधि से हल करेंगे। सबसे पहला चरण है x घाते 3 के गुणक को 1 करके अचर पद के गुणनखंड निकालना। यहाँ x घाते 3 का गुणक 1 ही है, मतलब हमें ऋण 50 के गुणनखंड निकालने हैं और यह काफी आसान है। हमें बस उन संख्याओं की सूची बनानी है जिससे ऋण 50 पूर्णतः विभाजित होता है और उसके कुछ संभव मान यह हो सकते हैं। और अब आते हैं दूसरे चरण पर। हम एक एक करके इन संख्याओं को उनके चिन्हों के साथ बहुपद में रखेंगे और देखेंगे कि किस संख्या पर बहुपद 0 होता है। तो p ऑफ 1 हुआ 0, p ऑफ ऋण 1 हुआ ऋण 72, p ऑफ 2 हुआ 84, p ऑफ ऋण 2 बराबर ऋण 72, p ऑफ 5 600, p ऑफ ऋण 5 0, p ऑफ 10 2700 और p ऑफ ऋण 10 0। यहाँ x के 3 मान के लिए हमें 3 जगह 0 मिले और चूंकि यह एक त्रिघाती बहुपद है तो इससे अधिक शून्यक होंगे भी नहीं। और अब हम इस बहुपद को गुणनखंड के रूप में दर्शा सकते हैं। p ऑफ x बराबर x ऋण 1 गुणे x धन 5 गुणे x धन 10। दोस्तों, आप पहला गुणनखंड प्राप्त करने के बाद बिना बाकी के गुणनखंड निकाले भी हल कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। जब हमें p ऑफ 1 0 मिला, तब हमें अपना पहला गुणनखंड प्राप्त हुआ x ऋण 1।
तो अब हमारा काम है इस त्रिघाती बहुपद में से x ऋण 1 कॉमन निकालना। यदि इस बहुपद में पहले पद के बाद ऋण x घाते 2 होता तो हम x घाते 2 कॉमन निकालकर इस प्रकार लिख पाते, लेकिन यहाँ ऋण x घाते 2 ना होकर 14x घाते 2 है, तो हम क्या करेंगे? हम x घाते 3 के साथ एक बार x घाते 2 घटाएंगे और जोड़ेंगे। अब हम कॉमन ले सकते हैं। पहले दो पदों में से x घाते 2 कॉमन लिया तो मिलेगा x घाते 2 कोष्टक में x ऋण 1, बचा हुआ x का वर्ग धन 14x का वर्ग हो जाएगा 15x का वर्ग धन 35x ऋण 50। अब यही कार्य हम 15x के वर्ग के साथ कर सकते हैं। यहाँ अगर पहला पद ऋण 15x होता तो हम 15x कॉमन लेकर इस प्रकार लिख पाते, 15x गुणे x ऋण 1। तो चलिए 15x एक बार घटाते हैं और एक बार जोड़ते हैं। अब फिर से 15x और 35x जोड़कर होगा 50x। इसके बाद हम सीधे 50 कॉमन लेकर x ऋण 1 लिख सकते हैं। इसके बाद सभी पदों से x ऋण 1 कॉमन लेकर ऐसे लिख सकते हैं, x ऋण 1 कोष्टक में x का वर्ग धन 15x धन 50। यह द्विघाती बहुपद के रूप में है। क्या अब हम मध्य पद को विभक्त करने की विधि से हल कर सकते हैं? जी हाँ, यहाँ x घाते 2 का गुणक 1 और अचर 50 का गुणनफल है 50, और दो संख्याएं जिनका गुणनफल है 50 और योगफल है मध्य पद का गुणक 15, वह संख्याएं हैं 10 और 5। आप वीडियो को पॉज करके इसे खुद हल करें और देखें कि क्या बाकी के दो गुणनखंड वही मिल रहे हैं या नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आज के सत्र में हमने क्या सीखा? बहुपदों के गुणनखंड प्राप्त करना, गुणनखंड प्रमेय यानी फैक्टर थ्योरम से, और मध्य पद को विभक्त करने की विधि यानी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। का स्वागत है। इस वीडियो में हम गुणनखंड प्रमेय यानी फैक्टर थ्योरम और मध्य पद को विभक्त करने की विधि यानी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के उपयोग से संबंधित कुछ दिलचस्प प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर x त्रिघाती बहुपद p ऑफ x बराबर x घाते 3 ऋण 2x का वर्ग धन 4x का एक गुणनखंड है तो इस बहुपद का एक शून्य क्या हो सकता है? दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब प्रश्न में ही है। हमें इसे पूरा हल करने की जरूरत भी नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न का जवाब सोच सकते हैं। यहाँ हम यह भी कह सकते हैं कि इस बहुपद का गुणनखंड या तो x है या x ऋण 0 बराबर, और गुणनखंड प्रमेय के अनुसार इसका एक शून्य 0 होगा। आप p ऑफ 0 का मान भी देख सकते हैं 0 मिल रहा है या नहीं। चलिए अब लेते हैं अगला प्रश्न। दिए गए बहुपद को मध्य पद को विभक्त करने की विधि से हल करें। दोस्तों, यहाँ तो मध्य पद है ही नहीं। क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x का वर्ग धन 0x ऋण 4? जी हाँ, मध्य पद का गुणक है 0 और अचर ऋण 4, यानी हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनका गुणनफल ऋण 4 और योगफल 0 है। दोस्तों, क्या वह संख्याएं धन 2 और ऋण 2 हो सकती हैं? जी हाँ, इस प्रश्न का हल कुछ इस प्रकार होगा। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने गुणनखंड प्रमेय और मध्य पद को विभक्त करने की विधि के उपयोग से संबंधित कुछ दिलचस्प प्रश्नों को हल करना सीखा। स्वागत है। इस सत्र में हम बीजीय सर्व समीकरण यानी अलजेब्राइक आइडेंटिटीज के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पिछली कक्षाओं में इन बीजीय सर्व समीकरणों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इन्हीं 4 सर्व समीकरणों का उपयोग करके कुछ और सर्व समीकरण प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्व समीकरण 1 एक द्विपद के वर्ग से संबंधित है। उसी का इस्तेमाल करके हम त्रिपद के वर्ग वाली सर्व समीकरण प्राप्त करेंगे। तो चलिए सर्व समीकरण 1 जो x धन y का वर्ग बराबर x का वर्ग धन 2xy धन y का वर्ग को एक त्रिपद x धन y धन z के वर्ग पर लागू करते हैं। यहाँ अगर हम x धन y को t मान लें तो इस त्रिपद सर्व समीकरण को एक बार पुनः द्विपद सर्व समीकरण के रूप में देखा जा सकता है। आप y धन z या x धन z को भी t मान सकते हैं।
हमारा लक्ष्य केवल इसे त्रिपद से द्विपद करना है। अब हम सर्वसमीका 1 का प्रयोग कर सकते हैं और अब t का मान रख दीजिए तो मिलेगा यह x धन y धन z का वर्ग बराबर x का वर्ग धन y का वर्ग धन z का वर्ग धन 2xy धन 2yz धन 2xz। हम इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि त्रिपद के वर्ग में 3 वर्ग और 3 गुणनखंड होते हैं और इसे सर्वसमीका 5 कहते हैं। जैसा हमने द्विपद से त्रिपद वाले वर्ग की सर्वसमीका का अध्ययन किया, वैसे ही अब हम द्विघाती से त्रिघाती सर्वसमीका के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए सर्वसमीका 1 लागू करके x धन y घाते 3 का अभिकलन करते हैं। हम x धन y घाते 3 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x धन y गुणे x धन y का वर्ग, जो होगा x गुणे x का वर्ग धन 2xy धन y का वर्ग धन y गुणे x का वर्ग धन 2xy धन y का वर्ग। अब इसे सरल करने पर मिलेगा x घाते 3 धन 3x का वर्ग y धन 3x y का वर्ग धन y घाते 3। अथवा आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x धन y घाते 3 बराबर x घाते 3 धन y घाते 3 धन 3xy गुणे x धन y। और यह हुई सर्वसमीका 6। अगली सर्वसमीका इसी पर आधारित है। हमें x ऋण y घाते 3 का विस्तार रूप प्राप्त करना है। यह हम सर्वसमीका 6 में y की जगह ऋण y रखकर निकाल सकते हैं और चलिए इसे कहते हैं सर्वसमीका 7। और अब बढ़ते हैं इस पाठ की आखिरी सर्वसमीका की ओर। कोष्टक में x धन y धन z गुणे कोष्टक में x का वर्ग धन y का वर्ग धन z का वर्ग ऋण xy ऋण yz ऋण xz। यह देखने में थोड़ी अलग है। यदि इसका विस्तार रूप देखें तो इस चरण के बाद कुछ पद आपस में कटकर केवल x घाते 3 y घाते 3 z घाते 3 ऋण 3xyz ही बचता है और यह हमारी सर्वसमीका 8 है। अगर आप ध्यान दें तो हमने दाहिने पक्ष को विस्तार करके बाएं पक्ष के बराबर किया है। आप इसे किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि बहुपद के अध्ययन में हम सर्वसमीका का इस्तेमाल क्यों करते हैं? यह सर्वसमीकाएं बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड तथा गुणनफल प्राप्त करने में मदद करती हैं और इसी प्रकार के कुछ उदाहरण हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के सत्र में हमने क्या सीखा? हमने बीजीय सर्वसमीकाओं के बारे में अध्ययन किया और अब मिलते हैं अगले वीडियो यानी पॉलिनोमियल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बीजीय सर्वसमीकाओं पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। हमारे पास कुल 8 सर्वसमीकाएं हैं। हम इन सर्वसमीकाओं का इस्तेमाल कर बहुपद के गुणनखंड यानी फैक्टर्स और गुणनफल यानी प्रोडक्ट्स कैसे प्राप्त करते हैं यह देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इन 8 सर्वसमीकाओं को देखकर बता सकते हैं कि किसका इस्तेमाल करके हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं? यह पता करने के लिए हमें देखना होगा कि यह प्रश्न किस सर्वसमीका से मिलता जुलता है, जिसमें 2 पदों के बीच में एक बार धन और एक बार ऋण का चिन्ह है, और वह है सर्वसमीका 3। x का वर्ग ऋण y का वर्ग बराबर x धन y गुणे x ऋण y, यानी 2x धन 1/2 गुणे 2x ऋण 1/2 बराबर है 2x का वर्ग ऋण 1/2 के वर्ग के, जिसे हल करने पर मिलेगा 4x का वर्ग ऋण 1/4। चलिए अब इसी तरह दूसरे उप प्रश्न का हल ढूंढते हैं। सभी सर्वसमीकाएं 2 पदों के जोड़ या घटने से संबंधित हैं। अगर हम इसे 100 धन 7 गुणे 100 धन 5 के रूप में लिखें तो यह सर्वसमीका 4 जैसा दिखेगा। x धन a गुणे x धन b, जो बराबर है x का वर्ग धन a धन b गुणे x धन a b के, जहां x है 100 और a तथा b क्रमशः 7 और 5 हैं। तो 107 गुणे 105 होगा 100 का वर्ग धन 7 धन 5 गुणे 100 धन 7 गुणे 5, जो होगा 10,000
धन 1200 धन 35, यानी कुल मिलाकर 11,235। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके 9x का वर्ग ऋण 6x धन 1 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बताइए यह किस सर्व समीकरण जैसा दिखता है। ऐसी परिस्थिति में केवल चर पर ध्यान दें, यानी x का वर्ग ऋण x धन खाली स्थान। क्या यह सर्व समीकरण 2 जैसा नहीं दिख रहा है? अगर हम इसे इस प्रकार लिखें तो 3x का वर्ग ऋण 2 गुणे 3x धन 1 का वर्ग, जो बराबर होगा 3x ऋण 1 के वर्ग के। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला प्रश्न। उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग कर 2/3y ऋण 1 घाते 3 का प्रसार कीजिए। यहां पर हमें सीधे सीधे सर्व समीकरण का प्रयोग करना है, जहां x है 2/3y और y है 1। आप वीडियो पॉज करके इसे खुद हल करने का प्रयास करें। इसका हल कुछ इस प्रकार होगा। अब है 1/2a ऋण 1/3b धन c के वर्ग को प्रसारित रूप में लिखें। यहां पर हम कौन सी सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे? जी हां, सर्व समीकरण 5। यहां x है 1/2a, y है ऋण 1/3b और z है c। यह काफी आसान है, आप इसे खुद हल करें और देखें कि आपको सही उत्तर मिल रहा है या नहीं। चलिए लेते हैं अगला प्रश्न। x का वर्ग धन 4y का वर्ग धन 9z का वर्ग ऋण 4xy धन 12yz ऋण 6xz, इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से केवल चर की ओर तथा सभी सर्व समीकरणों की ओर देखेंगे और पता करेंगे कि यह किस सर्व समीकरण से मिलता है। अगर इसी व्यंजक को केवल x, y और z के रूप में लिखें तो यह कुछ इस प्रकार दिखेगा। और अब इसे हम सर्व समीकरण 5 के रूप में लिखेंगे। अब यह होगा जिसे हम गुणनखंड के रूप में इस प्रकार लिखेंगे। और अब लेते हैं इस सत्र का आखिरी प्रश्न। इस आयत का क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार है, 32x का वर्ग धन 6x ऋण 5। इसकी लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल की जगह एक द्विघाती बहुपद है, जिसके हमें गुणनखंड प्राप्त करके लंबाई और चौड़ाई की जगह लिखना है। अर्थात हमें इस बहुपद का गुणनखंड प्राप्त करना है। 32x का वर्ग धन 6x ऋण 5, इसे हम मध्य पद को विभक्त करने की विधि यानी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म द्वारा हल करेंगे। तो 32 गुणे ऋण 5 होगा ऋण 160। अब ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल ऋण 160 हो और योगफल 6, वह है 16 और ऋण 10। अब इसे ऐसे लिख लेते हैं, 2x धन 1 और 16x ऋण 5 इस आयत की लंबाई और चौड़ाई के संभव व्यंजक हैं। तो दोस्तों, आज के सत्र में बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने सर्व समीकरणों पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और है। आज हम बीजीय सर्व समीकरणों से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके 98 घाते 3 का मान ज्ञात कीजिए। आपने ऐसे प्रश्न तो देखे होंगे, आप इसे कैसे हल करेंगे? अक्सर ऐसे प्रश्नों में हम इसे इस रूप में लिखते हैं, 100 ऋण 2 घाते 3। क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 90 धन 8 घाते 3? जी हाँ,
जब हम इसे ऐसे लिखते हैं 100 ऋण 2 घाते 3, तब सर्वसमीका x ऋण y घाते 3 का इस्तेमाल होता है। और 90 धन 8 घाते 3 लिखने पर हमें x धन y घाते 3 इस सर्वसमीका का इस्तेमाल करना होगा। आप वीडियो पॉज करके इसे खुद हल करने का प्रयास करें। दोनों ही प्रकार से हमें वही उत्तर मिलेगा, बस फर्क इतना है कि संख्या 100 का इस्तेमाल करने से गुणा, वर्ग या घन करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए